नमस्कार, मैं चंदन कुमार आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पीजीटी हिंदी के अंतर्गत गद्य कृतियां जो भाग 4 में है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक बेहतर उपन्यास है, जो कि उनका अंतिम उपन्यास था। इसे पढ़ना और जानकारी रखना सभी नागरिकों के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक गरीबी की विवशता को दिखाया गया है और दिल को दहला देने वाली मार्मिक कथा वस्तु इस गोदान में की गई है। चलिए देर न करते हुए गोदान की कथा वस्तु को पहले जानेंगे, फिर गोदान की मुख्य सार को जानेंगे, फिर गोदान में क्या निष्कर्ष निकलता है इसे हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि एक भी बिंदु आपसे छूट न पाए, क्योंकि सभी बिंदु परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। गोदान की कथा वस्तु। कथानक का प्रारंभ अवध प्रदेश के बेलारी गांव यानी उत्तर प्रदेश के बेलारी गांव के एक छोटे किसान हरिराम और उसकी पत्नी धनिया की बातचीत से शुरू होता है, जिससे पता चलता है कि पास के सेमरी गांव में रहने वाले अपने जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह के बुलावे पर वह उनसे मिलने जा रहा है। हौरी साधारण किसान है, जिसका प्रारंभिक वार्तालाप ही स्पष्ट कर देता है कि वह और उसका परिवार कितना संघर्षमय जीवन जी रहा है। राय साहब से मिलने जाते हुए मार्ग में उसकी भेंट पड़ोस के गांव के ग्वाले भोला से होती है, जो अपनी गायों को चराने के लिए जा रहा होता है। गायों के झुंड की एक गाय होरी के मन में बस जाती है। भोला से वह बरसों से पल रही मन की एक इच्छा प्रकट की कि वह एक गाय रखना चाहता है, व्यक्त करता है। साथ ही अपनी आर्थिक असमर्थता का बखान भी करता है। बातचीत के प्रक्रम में ही विधुर भोला कहने का अर्थ है भोला की पत्नी नहीं है, मर चुकी है। विधुर भोला के मन की बात ताड़कर वह उसके सुने जीवन में एक घरनी लाने में अपना सहयोग देने का वचन देता है। भोला प्रसन्न होकर उससे गाय ले जाने को कहता है, किंतु हौरी उतावली नहीं दिखाता। वह बात को बाद के लिए टाल देता है। वह जाकर राय साहब से मिलता है। अन्य किसानों की अपेक्षा राय साहब का प्रिय होने के नाते राय साहब उससे गांव और असामियों के अलावा अपने मन की व्यथाओं का जिक्र भी करते हैं, जिसे हौरी अपना सौभाग्य तथा राय साहब से निकटता का प्रमाण मानता है। राय साहब सेमरी में हर वर्ष धनुष यज्ञ का उत्सव करवाते हैं। इस वर्ष वे हौरी को राजा जनक के माली की भूमिका देने की बात करते हैं तथा यह संकेत भी करते हैं कि धनुष यज्ञ के खर्च के लिए असामियों को शगुन देना पड़ेगा। हौरी शगुन की चिंता लिए हुए, किंतु भविष्य में गाय पाने की खुशी को लिए घर लौटता है और पत्नी तथा बच्चों से गाय की बात कहता है। सारा परिवार गाय के संभावित आगमन से प्रसन्न हो उठता है। भोला से बातचीत के क्रम में हौरी ने उसे ज़रूरत के लिए अपने पास से कुछ भूसा देने का आश्वासन दिया था। भोला भूसा लेने के लिए हौरी के गांव और घर आता है, जहां उसकी अच्छी आवभगत होती है यानी स्वागत होती है। हौरी और उसका पुत्र गोवर्धन यानी गोबर भोला के साथ भूसा लेकर भोला के घर पहुंचाते हैं, जहां गोबर की भेंट भोला की जवान और विधवा बेटी झुनिया से होती है। दोनों में कुछ बातें होती है और दोनों में आरंभिक प्रेम पास में बंध जाते हैं, यानी भोला की बेटी झुनिया और हौरी का बेटा गोबर में प्रेम हो जाता है। दोनों में गोबर जब तब अवसर निकालकर झुनिया से मिलता भी है। गोबर भोला के घर से गाय ले आता है। सारा गांव हौरी की गाय देखते देखते आता है, यानी देखने आते हैं। मन ही मन तमाम उसके भाग्य से ईर्ष्या करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। हौरी का परिवार गाय के आते आनंद में मग्न था, किंतु उसके भाई शोभा और हीरा तथा उनकी पत्नियां गाय देखने नहीं आती है। हौरी का भाइयों
से अलगोजा हो चुका है, यानी उन लोग अलग हो चुके हैं, उनके परिवार अलग हो चुकी है। पत्नियां में तो बिल्कुल न बनती थी, भाइयों में थोड़ा शिष्टाचार जरूर शेष था। आषाढ़ का पहला दोंगरा गिरते ही किसान अपने अपने खेत जोतने को तैयार होते हुए, किंतु उसी समय जमींदार राय साहब के कारकुन ने जमींदार का आदेश सुनाया कि पिछली अदायगी किए बिना कोई खेतों को नहीं जोत सकेगा। किसान संदेश सुनकर सख्ते में आ गए। होरी स्वयं अपना लगान अदा नहीं कर पाया था, कर्ज भी लिया जाए तो किससे। गांव में कोई महाजन थे जो ऊंची दरों पर पैसा देते थे, किंतु किसान और होरी स्वयं सबका पहले से ही कर्जदार था। नया कर्ज किस मुंह से मांगता। महाजन झिंगुरी सिंह गाय के गिरवी रखने पर कर्ज देने को तैयार था। होरी ने जब यह बात घर में कही, सारा घर उससे नाराज हो उठा। परिस्थिति देखकर अंततः धनिया होरी की बात मान गई और बेटियों के सो जाने पर रात को चुपचाप झिंगुरी सिंह के यहाँ पहुँचाना तय हो गया। उमस अधिक थी, धनिया के मना करने पर भी होरी ने गाय को बाहर बांध दिया और अपने बीमार भाई शोभा को देखने उसके घर चला गया। वापस लौटने पर उसने दूसरे छोटे भाई हीरा को गाय के पास खड़ा देखा। यानी होरी का भाई शोभा और हीरा थे, जो कि शोभा बीमार पड़ा था, उसे देखने के लिए गया। तब तक उसके भाई हीरा गाय के पास आकर हीरा ने पूछा पर बताया कि वह होरी के कोड़े से आग लेने आया था। होरी को प्रसन्नता हुई कि हीरा अब भी उसे अपना समझता है। कुछ समय उपरांत गोबर ने सूचना दी कि गाय खूंटे पर तड़प रही है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। होरी और धनिया पर वज्रपात जैसा हुआ, किंतु गाय तब तक मर चुकी थी। उसे विष दे दिया गया था। वास्तव में वह विष हीरा ने दिया था, जो कि उसका भाई था। होरी की पत्नी ने धनिया से हीरा के ऊपर शक जताया। धनिया ने हीरा को जेल भिजवाने की घोषणा कर दी। होरी ने नहीं चाहता था कि हीरा का नाम सबके सामने लिया जाए। भाइयों से उसके मोहबंद टूटे नहीं थे, किंतु धनिया दृढ़ थी। इलाके का थानेदार जांच के लिए आया और उसने हीरा के घर की तलाशी लेना चाहा। धनिया ने साफ तौर से हीरा का नाम लिया। होरी ने उसे मारा पीटा, यहाँ तक कि बेटे की झूठी कसम भी खाई कि उसने हीरा को गाय के पास नहीं देखा था। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि हीरा के घर की तलाशी में वह अपनी मर्यादा का हनन देखता था। पटेश्वरी ने उसे सलाह दी कि वह थानेदार को 30 रुपया घूस देकर तलाशी लेने से रोक दे। उससे कर्ज पर रुपये लेकर वह थानेदार को देने जा रहा था कि धनिया ने रुपया झपट लिया। अपने खरे वचनों से उसने उपस्थित सब लोगों का मुंह बंद कर दिया। होरी को उसने धिक्कारा और थानेदार को भी लज्जित किया। थानेदार ने अंततः उससे हार मान ली, किंतु उसने दातादीन, पटेश्वरी, झिंगुरी सिंह तथा नौखेराम को धमकाकर 50 रुपये रिश्वत में ले ही लिए। अब तक होरी और धनिया में सुलह हो चुकी थी। गांव भर के सामने धनिया को अकारण पीटने के अपराध को होरी स्वीकार कर चुका था। एक दिन गोबर झुनिया को उसके घर से लेकर अपने गांव आ गया। दरवाजे पर झुनिया को देखकर होरी ने उसे बुरा भला कहा। गोबर अलग चुपचाप खड़ा था। पिता की प्रतिक्रिया से घबराकर झुनिया को वहीं अकेली छोड़कर गोबर शहर भाग गया। होरी ने झुनिया के आने की बात धनिया को बताई। झुनिया गर्भवती थी। पहले तो धनिया बहुत बिगड़ी, किंतु अंततः उसका नारी हृदय पसीज उठा। उसे अपनी बहू के रूप में होरी और धनिया दोनों ने अपने घर में शरण दी। गांव भर में हंगामा हुआ। पंचों ने होरी पर 100 रुपये और 30 मन अनाज का दंड लगाया। होरी की दशा वैसे ही खराब थी। इस बार की फसल से घर में खाने पीने की व्यवस्था हो जाती, किंतु सारा अनाज दंड में चला गया। 100 रुपयों का कर्ज अलग से। वह एकदम हताश हो गया। उसने अपना घर झिंगुरी सिंह के यहाँ गिरवी रखना पड़ा। झुनिया ने एक बालक को जन्म दिया।
हौरी और उसका परिवार भूखमरी पर था, किंतु शिशु के जन्म से सारा परिवार प्रसन्न और आनंदमग्न होता। शहर आकर गोबर ने मजदूरी करना शुरू किया। धीरे धीरे और धंधे करने लगा। राय साहब के मित्र मिर्ज़ा खुर्शीद ने उसे रहने के लिए जगह दे दी। 1 साल बीत गया। इस बीच हौरी की विपन्न दशा से पसीज कर हीरा की पत्नी पुनिया ने उसे सहारा दिया। हौरी उसके खेतों में मेहनत करने लगा। कारण हीरा गाय को विष देने की घटना के बाद से ही गांव छोड़कर गायब हो चुका था और पुनिया अकेली थी। अपनी बेटी जुनिया के कृत्य से नाराज भोला ने हौरी से गाय के रुपए मांगे। हौरी कहाँ से रुपया देता? भोला ने हौरी के दोनों बैल खोल लिए। हौरी पूरी तरह कंगाली के कगार पर आ गया। उसने दाता दिन से फरियाद की, प्रार्थना की कि दाता दिन ने आधे पर उसके खेत जोते। जब ऊख की फसल तैयार हुई, महाजन ने एकत्र होकर सारी ऊख कटवा ली। हौरी को महज 25 रुपये मिले। शेष सब महाजन के पेट में चला गया। हौरी अब तक किसान से मजदूर बन चुका था। दाता दिन के यहाँ उसके खेतों पर सारा घर मजदूरी करता। भरपेट खाना न मिलने के कारण हौरी दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन खेत पर ही बेहोश हो गया। उसी समय गोबर वर्ष भर शहर में रहने के बाद गांव लौटा। पिता की हालत उससे देखी न गई। वह 200 रुपये कमा कर लाया था। सारा घर उसे देखकर प्रसन्न था। गांव भर पर उसका रौब पड़ा। उसने महाजनों के अन्याय पर उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई। दुनिया उससे रूठी थी। उसने मना लिया। हौरी को सावधान किया कि वह अपना धर्मात्मना छोड़कर अन्यथा बर्बाद हो जाएगा। भोला को भी उसने मना लिया और अपने बैल वापस ले आया। होली का त्यौहार था। उसने महाजनों की खूब नकल बनवाई। कुछ दिन घर में रहकर अंततः इस मना स्थिति में कि अब उसके घर के अच्छे दिन आएंगे। मना स्थिति में उसके घर के अच्छे दिन न आएंगे, वह झुनिया और अपने बेटे को लेकर शहर वापस लौट गया तथा धनिया झुनिया को शहर नहीं भेजना चाहती थी। इस पर कहा सुनी हुई झुनिया और धनिया में भी बातचीत हुई। गोबर ने धनिया को भरा बुला कहा। धनिया को गहरा आघात लगा। गोबर बिना उसके पैर छुए भी गांव से वापस हो गया। बारे बेटा, ऐसी स्थिति आ गई कि अपने माँ को भी प्रणाम नहीं किया, चरण स्पर्श नहीं किया और अपनी पत्नी झुनिया के साथ और अपने बेटे के साथ बाहर यानी शहर की ओर निकल पड़ा। हौरी धनिया के दुखों की कोई सीमा नहीं थी। बेटे का आचरण उन्हें मर्माहित कर गया। हौरी अब तक पूरी तरह टूट चुका था। उसे बेटियों के विवाह की चिंता थी। उधर पंडित दाता दिन का बेटर माता दिन गांव की एक युवा विधवा चमारिन सिल्या से फंसा था, यानी प्रेम प्रसंग चल रहा था। चमारों ने एक दिन संगठित होकर माता दिन को पकड़कर हड्डी उसके मुंह में डालकर धर्म भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने सिल्या को भी अपनी बिरादरी से अलग कर दिया। निराश्रित सिल्या को हौरी और धनिया ने अपने घर पर आश्रय दिया। माता दिन को शुद्ध कराया गया। कुछ दिन तक वह शांत रहा, किंतु सिल्या से उसे सच्चा प्रेम था। सिल्या उसके बेटे की माँ भी बन चुकी थी। वह चुपचाप हौरी के घर आने लगा और एक दिन खुल्लम खुल्ला अपनी जाति से विद्रोह कर सिल्या के साथ ही जीवन निभाने की घोषणा कर दी। हौरी ने झिंगुरी सिंह के हाथ खेत रेहन रखकर तथा भोला की दूसरी पत्नी नौहरी की मदद से कर्ज लेकर सोना का विवाह एक खाते पीते किसान के घर कर दिया। सोना को उसकी तपस्या का फल मिला। वास्तव में सोना और रूपा जो थी वो हौरी की पुत्री थी और गोबर एक पुत्र था। हौरी अब पूरी तरह मजदूर हो चुका था। गांव के पास सड़क बन रही थी, उस पर गिट्टी तोड़ने का काम करने लगा था। रूपा का विवाह भी उससे करना था। अंततः महाजनों ने समझाने बहकाने पर एक अधेड़ वय व्यक्ति यानी बूढ़े व्यक्ति से ब्याह
जाने पर भी रूपा संतुष्ट थी। जिस समृद्धि को उसने जीवन भर नहीं देखा था, अब वह उसकी स्वामिनी थी। उसने अपने पति से कहकर एक गाय भी पिता के घर भेजने को कहा ताकि गोबर के बेटे को दूध मिल सके। रूपा के विवाह में गोबर और झुनिया दोनों आए थे। सब अपने अपने किए पछताए थे, पिछली बातें भूल चुके थे। झुनिया को कुछ दिनों के लिए घर पर ही छोड़कर गोबर शहर वापस लौट गया। होरी प्रसन्न था फिर से सबको अपने पास देखकर, किंतु टूट चुका था। इसी समय अचानक एक दिन हीरा भी वापस गांव लौटा और भाई से अपने पाप की क्षमा मांगी। होरी को जैसे सब कुछ मिल गया। एक दिन धूप में काम करते हुए उसे लू लग गई। वह अचेत हो गया। सब लोग दौड़े, बहुत उपचार किया। धनिया का तो जैसे सब कुछ लूट गया। जब उससे आखिरी बातें करते हुए होरी ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यानी मृत्यु के क्षणों में पंडित दातादीन ने गोदान कर देने की बात कही। सबने धनिया से कहा, आखिरी समय है, गोदान करा दो। धनिया ने 20 आने सुतली बेचकर पाए थे, दातादीन के हाथों में रखकर बोली, यही मेरे पास है और यही उनका गोदान है। इतना कहते हुए वह धड़माड़ कर होरी के ऊपर गिर पड़ती है, यानी बेहोश हो जाती है। ये स्थिति होरी और धनिया पर होती है, जो कि दिल को दहलाने वाली होती है और बहुत ही मार्मिक पीड़ादायक है। गोदान में जो गांव से संबंध कथा है, यह उसका सार तत्व है। जाहिर है कि यह एक ऐसे किसान की त्रासद कथा है जो जीवन भर संघर्ष करते, परिस्थितियों से लड़ते हुए अंततः उनसे उबर नहीं पाता और मजदूर बनने को विवश होता। इस कथा की विवेचना हम आगे करेंगे। संप्रति हम उपन्यास की कथा के उस भाग की अंतर्यात्रा करें जिसका संबंध नगर से है और ग्राम केंद्रित कथा से अलग न होकर उसी में अंतःस्थित है। विवेचना की सुविधा के लिए ग्रामीण कथा सूत्र से हमने उसे अलग कर लिया है। नगर की कथा का प्रारंभ उपन्यास में उस स्थल से होता है जब वार्षिक धनुष यज्ञ के अवसर पर राय साहब अमरपाल सिंह के यहाँ सेमरी में उनके नगर मित्र एकत्र होते हैं। इनमें शक्कर मिल के मालिक मिस्टर खन्ना तथा उनकी पत्नी कामिनी खन्ना है। ये कामिनी खन्ना आगे चलकर किस प्रकार गोविंदी हो जाती है यह पता नहीं चलता। क्या यह कथाकार प्रेमचंद की कलम से हुई चूक है? उनके अलावा दर्शन के प्रोफेसर मिस्टर मेहता तथा उनकी मित्रनगर की ख्याति प्राप्त विलायत की पढ़ी डॉक्टर मिस मालती, साहित्यिक सामाजिक पत्रिका बिजली के मशहूर संपादक पंडित ओंकारनाथ एवं बीमा कंपनियों के दलाल मिस्टर तनखा हैं। बाद में लखनऊ नगर में जूतों की दुकान चलाने वाले मिर्ज़ा खुर्शीद भी इस मंडली में जुड़ जाते हैं। सेमरी में एकत्र नागरजनों की यह मंडली अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार विविध सामाजिक विषयों पर बातचीत के दौरान अपने विचार प्रकट करती है। अपनी बौद्धिक प्रतिभा का एक दूसरे पर प्रभाव जमाती है। सबसे जिंदा दिल इस मंडली में मिर्ज़ा खुर्शीद है। एक छोटा सा मनोरंजक प्रसंग प्रेमचंद इस अवसर पर लाते हैं। एक पठान वेशधारी का बंदूक लिए हुए मंडली में आना, सबको धमकाना, 1000 रुपये का तकाजा करना, अन्यथा मिस मालती का बलपूर्वक अपहरण करना। बड़ी बड़ी बातें करने वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। 1000 रुपये किसी के निकाले नहीं निकलते। उसी समय माली की भूमिका कर रहे होरी का किसी काम से वहां आना और एक ही दांव में पठान को पटक देना। बाद में भेद खुलता है कि पठान और कोई नहीं, दर्शन के प्रोफेसर मेहता थे, जो अपने साथियों के बल वीर्य की परीक्षा ले रहे थे। किंतु होरी प्रोफेसर मेहता की भी परीक्षा ले लेता है। धनुष यज्ञ के उपरांत दूसरे दिन यह मित्र मंडली कई हिस्सों में बैठकर शिकार के लिए निकलती हैं। मालती और मेहता की एक पार्टी थी, दोनों अविवाहित थे। शिकार के इस आयोजन में
दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं। नारी पुरुष स्वतंत्र प्रेम और विवाह अनेक विषयों पर बातचीत करते हैं। उनकी मैत्री अवश्य सघन होती है, किंतु उनके विचार नहीं मिलते। प्रोफेसर मेहता के तर्क भावना प्रधान होते हैं, जबकि मालती के बुद्धि प्रधान। यह मित्रमंडली प्रायः अनेक अवसरों पर शहर में भी ये दोनों आपस में मिलते जुलते रहते हैं। एक मौका मिर्ज़ा साहब देते हैं, वे टीक लगाकर मजदूरों की कबड्डी करवाते हैं। प्रोफेसर मेहता भी इस कबड्डी में शामिल होते हैं और दूसरे भी। गोबर इसी अवसर पर मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ रहने लगता है। एक अन्य अवसर, एक सभा में प्रोफेसर मेहता के भाषण का मौका आता है। वे भारतीय नारी या नारी समस्या पर भाषण देते हैं। उनके भाषण का सार यह था कि नारी जाति को पश्चिम की आधुनिकता या स्वतंत्रता का अनुगमन न कर भारतीय आदर्शों पर चलना चाहिए। जाहिर है कि आधुनिक मालती प्रोफेसर मेहता के तर्कों से असहमत रहती है। बिजली पत्रिका के संपादक प्रोफेसर पंडित ओंकारनाथ की सिद्धांत प्रियता का यथार्थ उस समय सामने आता है जब राय साहब के किसानों पर होने वाले अत्याचारों में संबंधित एक पत्र को वे राय साहब के इस प्रलोभन से परास्त होकर अपने अखबार में छपने से रोक देते हैं कि वे स्वयं उनके पत्र के 100 अस्थायी ग्राहकों का चंदा उन्हें नकद दे देंगे। मिल मालिक खन्ना निहायत कारोबारी आदमी हैं, रसिक हैं, मालती पर आकर्षित हैं और अपनी पत्नी से उचटे हुए वे अपनी पत्नी गोविंदी से दुर्व्यवहार करते हैं। गोविंदी सबसे छोटे पुत्र को लेकर उनका घर छोड़ देने का फैसला करती है। उसकी भेंट प्रोफेसर मेहता से होती है। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में गोविंदी आदर्श नारी थी। वे गोविंदी को समझाते हैं, उसके मातृत्व को उकसाते हैं और उसे वापस अपने घर चले जाने को तैयार कर लेते हैं। मिस्टर तनख्वाह निहायत स्वार्थी व्यक्ति हैं। सचमुच में दलाल वे राय साहब तथा दूसरी रईसी से पैसे ऐंठते हैं। राय साहब भले जमींदार हो, भीतर से उनकी हालत भी खस्ता है। अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए वे अपने एक प्रतिद्वंदी राजा साहब के खिलाफ कौंसिल का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेटी के विवाह की भी उन्हें चिंता है। वे अपने मित्रों से किसी भी शर्त पर पैसा चाहते हैं। अपनी तमाम जायदाद गिरवी रखने को भी तैयार हैं, किंतु उनके मित्र पक्के स्वार्थी हैं, वे पैसे नहीं देते। उधर खन्ना अपने मिल के मजदूरों का हक दबाता है। मिल में हड़ताल होती है, अंततः मिल में आग लगा दी जाती है। मालती अब भी खन्ना के मन में बसी हुई है। जब खन्ना को पता चलता है कि मालती द्वारा स्थापित नारी व्यायामशाला का उद्घाटन मालती उन्हीं की पत्नी गोविंदी से करा रही है तो वे भड़क उठते हैं, किंतु जब मालती स्वतः उनके सामने आती है, उसके रूपाकर्षण से प्रभावित होकर वे व्यायामशाला के लिए 1000 रुपया का चंदा दे देता है। मालती और प्रोफेसर मेहता में निकटता बढ़ती जाती है। मालती अब तक मेहता के संसर्ग में काफ़ी कुछ बदल चुकी थी और मेहता में भी मालती के संपर्क संबंध के नाते बड़े परिवर्तन घटित हुए थे। मालती अब अपना बहुत सा समय गरीब बस्तियों में स्वार्थ कार्य को देने लगी थी। गोबर और झुनिया तथा उसके बेटे को भी उसने अपने घर में शरण दी थी। वह घूम घूम कर गरीबों की सेवा करने लगी थी। प्रोफेसर मेहता का उसने इन सेवा कार्यों में पूरा सहयोग था। मालती और प्रोफेसर मेहता में निकटता बढ़ती जाती है। मालती अब तक मेहता के संसर्ग में काफ़ी कुछ बदल चुकी थी और मेहता में भी मालती के संपर्क संबंध के नाते बड़े परिवर्तन घटित हुए थे। राय साहब अमरपाल सिंह के ग्रह नक्षत्र अवश्य अच्छे नहीं थे। उन्हें एक साथ कई आघात लगे। उनके बेटे ने उनकी इच्छा के विरुद्ध मिस मालती की बहन सरोज से विवाह करके पिता से विद्रोह
करते हुए विलायत को प्रस्थान किया और उनकी बेटी ने अपने अयास पति को तलाक दे दिया। इस समय वे संसार के सबसे दुखी व्यक्ति थे। सबसे जिंदादिल शहरी पात्र मिर्ज़ा खुर्शीद की हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उन्हें अपने यहाँ रहने वाले गोबर से शराब के लिए 2 रुपये मांगने पड़े और वे भी उन्हें नहीं मिले, क्योंकि गोबर के पास भी हो सकता है पैसे नहीं होंगे। मालती से झटका खाने के उपरांत मिस्टर खन्ना जरूर कुछ संभले और अपनी पत्नी की ओर ध्यान देने लगे। एक प्रकार से देखा जाए तो शहर की कथा में सबसे रोचक हिस्सेदारी मालती और प्रोफेसर मेहता की है। दोनों एक दूसरे के निकट होते हुए भी एक दूसरे को बराबर समझने और परखने की कोशिश करते हैं। मालती भीतर ही भीतर अपने को मेहता के प्रति अर्पित कर देती है। उसने प्रेम में संपूर्ण समर्पण का भाव है। मेहता अवश्य मालती से प्रभावित होते हुए भी उसे और थाना चाहते हैं। बेलारी में हौरी के यहाँ अपने सेवा कार्य के सिलसिले में दोनों जाते हैं। वहीं नदी के तट पर दोनों का अंतरंग वार्तालाप होता है। मेहता के मन में संशय का बोध मालती को हो जाता है। अंततः जब मेहता संपूर्णतः उसे अपना लेने को तत्पर होते हैं, मालती भिन्न निर्णय पर पहुंच चुकी होती है। मेहता से उसने सेवार्थ तथा त्याग का जो लक्ष्य पाया था, उसी के तहत वह जीवन भर अविवाहित रहकर सेवा कार्य में अपने को लगा देना चाहती थी। मेहता के प्रति उसका विश्वास अब भी बरकरार रहता है। मेहता उसके निर्णय को स्वीकार करते हैं। दोनों अविवाहित रहते हुए एक साथ एक छत के नीचे जीवन बिताने का निश्चय कर अपने को मनुष्यता की सेवा के प्रति समर्पित कर देते हैं। गोदान की नगर कथा के प्रधान सूत्र यही है। यह कथा गांव के कथा के साथ साथ चलती है। इस प्रकार ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित, जो कि 1936 ईस्वी में लिखी गई थी और मुंशी प्रेमचंद की अंतिम उपन्यास और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कही गई। इस प्रकार यहीं पर गोदान समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।